हेलो फ्रेंड्स, बीएनएसएस के लेक्चर नंबर 39 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 36, जहां पे डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है। अगर पुलिस वाले क्या करते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी को जब्त करते हैं, जब्ती बनाते हैं, तो उसका किस प्रकार से बयान किया जाएगा, उसका किस प्रकार से डिस्पोजल किया जाएगा, ये सारी चीज़ें बताता है आपको 497 से लेकर 505 तक के प्रोविज़न। ठीक है। अब एक चीज़ और जान लीजिए, जैसे अगर किसी की बाइक जब्त होती है, किसी की कार जब्त होती है, पुलिस वाले जब्त करते हैं, तो उसको छुड़वाने के लिए क्या किया जाता है, आवेदन लगाया जाता है। तो आवेदन इसी चैप्टर के अधीन लगाया जाता है और उस आवेदन के बाद जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करता है, संपत्ति को छोड़ने का आदेश कर सकता है। तो उसी चीज़ के बारे में पूरा हम देखने वाले हैं आज के सेशन में, तो बने रहिए इन तक हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 36, ठीक है, चैप्टर नंबर 36 जो बात करता है संपत्ति के बयान के बारे में, धारा 497 से 505 तक में बताया गया, ये हम पहले बता चुके हैं। अब इसकी रेंज आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा चैप्टर कहाँ से कहाँ तक है। तो चैप्टर नंबर 36 है जो आपका धारा 497 से 505 तक में बताया गया है। ठीक है। अब इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो पढ़ने वाले हैं संपत्ति का बयान किस प्रकार से किया जाएगा। यानी कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी है जो मजिस्ट्रेट के समक्ष रखी जाती, पेश की जाती है, या फिर मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा में है, पुलिस वाले जब जब्त कर लेते हैं, तो उसका किस प्रकार से बयान किया जाता है, किस प्रकार से उसका डिस्पोजल किया जाता है, ये देखेंगे। साथ ही साथ अगर कोई स्थावर संपत्ति है, अगर स्थावर संपत्ति पर किसी ने कब्जा किया हुआ है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है कि जैसे मान लीजिए किसी ने धमकी दी, ठीक है, किसी व्यक्ति को, और धमकी से उस व्यक्ति को डिस्पोजेस कर दिया, तो इसको जो धमकी दी है, धमकी के लिए तो सज़ा मिलेगी। तो जब सज़ा मिल जाती है धमकी के लिए, उसके बाद क्या किया जाता है, जिसको डिस्पोजेस किया गया था उस प्रॉपर्टी से, तो उसका जो हकदार व्यक्ति होगा उसको यहाँ पे पजेस करने के लिए, यानी कि कब्जा देने के लिए आदेश किया जा सकता है। तो ये बताया गया है। उसके बाद अगर चोरी की संपत्ति के बारे में है, तो यहाँ पर बताया गया चोरी की संपत्ति अगर जिसकी प्रॉपर्टी है, जो ओरिजिनल ऑनर है, तो उसको वापस करवाने के लिए पुलिस द्वारा अविग्रहित संपत्ति का दावेदार ना हो तब, यानी कि अगर किसी ने पुलिस वाले ने कोई भी प्रॉपर्टी को जब्त किया और उस प्रॉपर्टी का कोई दावेदार सामने नहीं आ रहा है, अभी ये पता नहीं चल पा रहा है कि उसका दावेदार कौन है, किसका कब्जा है इस प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पे उसमें क्या प्रक्रिया होगी ये बताया गया है। तो अब सबसे पहली चीज़ देखते हैं सेक्शन नंबर 497, ये ड्यूरिंग ट्रायल की बात करता है। ड्यूरिंग ट्रायल का मतलब जब यहाँ पे विचारण चल रहा होता है, तब उस प्रॉपर्टी के बारे में, कि उस प्रॉपर्टी के बयान करने के आदेश के बारे में। ठीक है। और एक सेक्शन आती है 498 जो बात करता है जब ट्रायल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद डिस्पोजल की बात करता है वो। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 497 किसके बारे में बात करता है, ट्रायल के पहले, यानी ट्रायल जब चल रही है उस टाइम पे। तो यहाँ पे कहता है कुछ मामलों में विचारण लंबित रहने तक, यानी कि जब तक विचारण कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक उस संपत्ति का क्या होगा, किस प्रकार से बयान किया जाएगा, ये यहाँ पे बताया गया है। संपत्ति की अभिरक्षा और बयान के लिए आदेश की बात करता है। तो अब यहाँ पे देखें, सबसे पहला क्लॉज यहाँ पे आता है जो कहता है कि जब कोई संपत्ति, अब यहाँ पे कोई संपत्ति का मतलब एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, इसके अंतर्गत आपका डॉक्यूमेंट्स भी आता है। ठीक है। जो प्रॉपर्टी है वो तो आती, किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी है वो तो आएगी ही आएगी, साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट अगर किसी ने जब्त किया है, पुलिस वालों ने जब्त किया है, उसके बारे में भी यहाँ पे बात करता है। तो जो अगर कोई संपत्ति है, इसका मतलब कि आपके पास जो संपत्ति है वो तो है ही है, जो डॉक्यूमेंट है, जो दस्तावेज हैं, वो भी एक संपत्ति मानी जाएगी इस धारा के तहत। तो किसी दंड न्यायालय या विचारण न्यायालय के लिए मामले का संज्ञान या सुपुर्द करने हेतु सशक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान पेश की जाती है। अब यहाँ पे ये ऐसी प्रॉपर्टी को क्या किया जाता है, किसी मजिस्ट्रेट के, जो सशक्त मजिस्ट्रेट है, जो संज्ञान करने के लिए है, ठीक है, उसके समक्ष क्या किया जाना, अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान जब पेश किया जाता है, तो जो मजिस्ट्रेट है या फिर न्यायालय जहाँ पे ऐसी संपत्ति को पेश किया जाता है, वो क्या कर सकता है कि यहाँ पे आदेश कर सकता है कि जब विचारण चल रहा है
तो यहाँ पे विचारण जब तक समाप्त नहीं हो जाता तब तक ऐसी संपत्ति को उचित अभिरक्षा में रखा जाए। तो उचित अभिरक्षा में रखने के लिए क्या किया जाएगा, तो यहाँ पे एक आदेश जारी किया जाएगा। आदेश जारी किया जाएगा या फिर मान लीजिए ऐसी प्रॉपर्टी जो पुलिस वालों ने जब्त किया हुआ है वो बहुत ही जल्दी खराब होने वाली प्रॉपर्टी है। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रक है, ट्रक में सब्जियां लोड की गई हैं, सब्जियां बहुत ज़्यादा दिन तक तो रहेंगी नहीं, वो खराब हो जाएंगी। तो वहाँ पे उसके बारे में भी यहाँ पे प्रावधान करता है कि उसके बारे में उचित आदेश किया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी ऐसी है कि बहुत टाइम तक रख सकते हैं, कोई ख़राब नहीं होगा, तो उसके लिए भी अलग आदेश किया जा सकता है। या फिर ऐसी संपत्ति जो शीघ्रतया प्रकृतिया क्षयशील है, का मतलब क्या होता है कि बहुत जल्दी खराब होने वाली है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, मजिस्ट्रेट साक्ष्य अभिलिखित करने के पश्चात यानी जो एविडेंस के रूप में लिखने के बाद वो जैसा चाहे वैसा आदेश कर सकता है कि ऐसी प्रॉपर्टी को क्या किया जाए, अगर उसका जो भी ऑनर होगा, उस जो भी कब्जा रखने वाला दावेदार होगा उसको दे दिया जाए, या फिर ऐसी प्रॉपर्टी को विक्रय या फिर अन्यथा उसका बयान किया जा सकता है। आगे का समझ में, जैसे यहाँ पे धारा 503 के तहत आवेदन लगता है। ठीक है, धारा 497/503, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इसका आवेदन लगता है। अगर मेरी प्रॉपर्टी जब्त हुई तो मैं एक आवेदन लगाऊंगा कि मेरी प्रॉपर्टी को छोड़ा जाए जो पुलिस वालों के कब्जे में है। तो मजिस्ट्रेट की जो सक्षम मजिस्ट्रेट होगा उसके समक्ष लगाऊंगा आदेश, ये आवेदन। तो आवेदन में सुनवाई होगी। सुनवाई में यहाँ पे क्या किया जा सकता है, या तो मुझे वापस दिया जा सकता है या फिर जैसा उचित आदेश करना न्यायालय समझे वहाँ पे ऐसा आदेश किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये सबसेक्शन फर्स्ट था वो सीआरपीसी में तो था, लेकिन इसके बाद के जो सबसेक्शंस हैं वो हमारे सीआरपीसी में नहीं थे और ये हमारे नए ऐड किए गए हैं। यानी कि सबसेक्शन 2 से लेकर सबसेक्शन 5 तक के प्रोविजन जो है वो न्यूली ऐड किए गए हैं। तो पहले क्या होता था, बहुत सारी ये प्रोविजन उसमें नहीं थे, अब बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। अब यहाँ पे ऐड क्या किया है, तो सबसे पहली चीज़ आती है आपकी कि उपधारा 1 में न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत संपत्ति का 14 दिन के भीतर संपत्ति के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाला विवरण तैयार करेगा। यानी कि जब भी मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसी संपत्ति को पेश किया जाता है, ऐसी प्रॉपर्टी को जो जब्त की गई है उसको पेश किया जाता है, तो पेश करने के तारीख से यानी प्रस्तुत करने की तारीख से 14 दिन के भीतर यानी कि 14 डेज का यहाँ पे टाइम दिया गया है, टाइम लिमिट यहाँ पे बता दिया है कि 14 दिन के अंदर एक विवरण तैयार किया जाएगा। विवरण किस चीज़ का तैयार किया जाएगा कि जो संपत्ति प्रस्तुत की गई है, संपत्ति का ब्यौरा, वो संपत्ति में क्या है। मान लीजिए कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर किस चीज़ का, कौन सी कंपनी का है, कि कौन से मॉडल का है, ठीक है, उसके साथ और क्या क्या चीज़ें ऐड उसमें जब्त की गई हैं, ये सारी चीज़ें विवरण तैयार किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, उपधारा 3 कहती है कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट संपत्ति का न्यायालय या मजिस्ट्रेट फोटो खिंचवाएगा। यानी कि जो जब्ती की हुई संपत्ति है उसकी एक फ़ोटो भी खिंचवाएगा मजिस्ट्रेट, और हो सके तो यहाँ पर अगर आवश्यक है तो फिर मोबाइल फ़ोन के माध्यम से या फिर अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, मीडिया के माध्यम से क्या किया जाएगा, उसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। तो आप आजकल क्या होता है कि अगर पुलिस वाले कुछ जब्ती बना रहे हैं तो उसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट फोटो भी खिंचवाएगा, और यदि आवश्यक है, मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं इसकी वीडियोग्राफी भी आवश्यक है, तो उसकी वीडियोग्राफी भी करवाएगा। या तो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से वीडियोग्राफी करवा सकता है या फिर अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से क्या किया जा सकता है, इसका वीडियो बनवाया जा सकता है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो विवरण तैयार किया जा रहा है ये 14 दिन के अंदर संपत्ति के ब्यौरे वाला, और दूसरा ये जो फोटो खिंचवाया जा रहा है या वीडियो बनवाया जा रहा है, इन दोनों को क्या किया जा सकता है, एविडेंस के रूप में यूज किया जा सकता है। ये सब सेक्शन नंबर 4 कहता है कि ऐसा तैयार विवरण यानी उपधारा 2 में जो तैयार विवरण है वो, और साथ ही साथ उपधारा 3 फोटो और वीडियो जो है उसको क्या किया जा सकता है, जांच या विचारण या अन्य कार्रवाई में एविडेंस के रूप में, साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो ये सब सेक्शन 2 और 3 से कनेक्टेड ये सब सेक्शन 4 है। अब यहाँ पे सब सेक्शन 5 क्या कहता है कि उपधारा 2 में तैयार विवरण
यानी कि जो संपत्ति का विवरण तैयार किया ब्यौरा तैयार किया जा रहा था वो, और उपधारा 3 में लिए गए फोटो या फिर वीडियोग्राफी। अब यहाँ पे जब ये फोटोग्राफी वीडियोग्राफी लिया जाता है, विवरण तैयार किया जाता है, उसके 30 दिन के भीतर क्या किया जाएगा, ऐसी संपत्ति को जो जब्त की गई है या तो उसको नष्ट करने का आदेश दिया जाएगा, या फिर अधिग्रहित करने का आदेश दिया जा सकता है, या फिर परिधान करने का आदेश दिया जा सकता है। यानी कि अगर नष्ट करने वाली प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए कोरेक्स हो गया, कोरेक्स पकड़ा गया, कोरेक्स में क्या किया जाता है, उसको नष्ट करने की भी बात आती है, नष्ट किया जाएगा, ठीक है। अब परिधान करने की बात आती है, जैसे मैंने कंप्यूटर की जब्ती बनाई थी, बाइक की जब्ती हुई, ये कार की जब्ती होती है। जैसे मान लीजिए आपने एक्सीडेंट किया, तो आपकी जो बाइक है या फिर बाइक से एक्सीडेंट किया है तो बाइक, और पिकअप से किया है पिकअप, कार से किया है कार, जो भी जिस व्हीकल से आपने एक्सीडेंट किया तो उसको क्या किया जाता है, जब्त कर लिया जाता है। तो वहाँ पे परिधान करने के लिए आप आवेदन लगाएंगे तो आपको परिधान कर भी दिया जाएगा, ठीक है ना। यानी आदेश किया जा सकता है 30 दिन के भीतर। कितने दिन के, 30 दिन के भीतर यहाँ पे टाइम लिमिट बताया गया है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 498। ये क्या बात करता है, विचारण की समाप्ति पर संपत्ति का बयान के लिए आदेश। अभी हमने क्या पढ़ा था कि ड्यूरिंग ट्रायल की बात करता है, ठीक है। 497 में विचारण लंबित रहने तक की बात करता है, ये विचारण समाप्त होने पर संपत्ति के बयान के लिए आदेश की बात करता है। अब आपको कोई डाउट आता है, मेरे पहले ही बताया कि अगर कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी है, तो आप इस इंस्टाग्राम अकाउंट में मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, और साथ ही साथ आपको मेरे पेड PDF है उसको भी आप ले सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, पेमेंट करके। अब सब सेक्शन फर्स्ट इसमें क्या कहता है कि जब मामले में अन्वेषण, जांच या विचारण समाप्त हो जाता है, यानी कि जो ट्रायल कंप्लीट होगी। ट्रायल कंप्लीट कब माना जाता है, जब यहाँ पे सारे एविडेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। अब कोई क्रिमिनल केस है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले प्रोसिक्यूशन के एविडेंस आते हैं, फिर डिफेंस के विटनेस आते हैं, यानी बचाव साक्षी होते हैं। ये सब सारी चीज़ें होने के बाद क्या होता है, विचारण समाप्त हो जाता है। उसके बाद सिर्फ एक ही काम बचता है, वो होता है आपका जजमेंट। जजमेंट कौन सी सेक्शन में है, ये मैंने पढ़ाया था, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, और कौन से चैप्टर में है। अब यहाँ पे अब कहता है कि जब विचारण समाप्त हो जाता है तब न्यायालय या मजिस्ट्रेट ऐसी संपत्ति या दस्तावेज जिसके संबंध में अपराध किया गया है, यानी कि ऐसे संपत्ति को जो जब्त किया गया है जिसके संबंध में अपराध किया गया है, उसके बारे में कहता है कि जब यहाँ पे ट्रायल समाप्त हो गई है तो क्या किया जाएगा, मजिस्ट्रेट या न्यायालय जिसके अभिरक्षा में या तो वह संपत्ति है या फिर उसके समक्ष पेश की गई है, तो क्या किया जाएगा, उसको नष्ट करने का, अधिग्रहित करने का, या फिर कब्जा करने के हकदार व्यक्ति को परिधान करने का, यानी कि जो उसका हकदार व्यक्ति है उसको क्या किया जा सकता है, उसको परिधान किया डिलीवर्ड किया जा करने का आदेश दिया जा सकता है। या फिर न्यायालय किसी कोई अन्य तरीका, अगर न्यायालय को लगता है कोई अन्य तरीका है इसको डिस्पोजल करने का, तो यहाँ पर डिस्पोजल कर सकती है। उसके बाद आता है सब सेक्शन नंबर 3। पर बैरक है तो बैरक जरूर खोलिएगा, ठीक है। सब सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है कि कब्जे के हकदार व्यक्ति होने का दावा करने वाले व्यक्ति को संपत्ति का परिधान शर्त सहित या रहित दिया जा सकता है कि वह प्रतिभूओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करे। अब मान लीजिए जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, ए की प्रॉपर्टी, ए ने बोला कि भाई वो मेरी प्रॉपर्टी है, वो मुझे प्रॉपर्टी वापस कर दी जाए। तो यहाँ पे हमारी ट्रायल कोर्ट ट्रायल कंप्लीट हो गया और उस प्रॉपर्टी को ए को वापस कर देता है। तो ए को जब वापस करेगा प्रॉपर्टी, ठीक है, आप वापस करने का आदेश करेगा, तो यहाँ पे ट्रायल कोर्ट जो है यहाँ पे एक शर्त लगा सकता है कि आप जो श्योरिटी के साथ या फिर विदाउट श्योरिटी आप बंद पत्र निष्पादित करेंगे। बंद पत्र क्या निष्पादित करेंगे कि हो सकता है अगर ट्रायल कोर्ट का जो जजमेंट है उसकी अगर अपील होती है और या फिर उसका रिवीजन होता है, पुनरीक्षण होता है, और उस अपील या पुनरीक्षण न्यायालय ने क्या कर दिया, ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को कुछ मॉडिफाई किया, कुछ चेंजेस किया, उपांतरित कर दिया या फिर ख़त्म कर दिया, अपास्त कर दिया और दूसरा जजमेंट पास कर दिया अपीलेट कोर्ट या फिर पुनरीक्षण कोर्ट ने, तो फिर क्या करना पड़ेगा, जो ए है जिसको प्रॉपर्टी वापस की जा रही है, ए क्या करेगा, प्रॉपर्टी को वापस कर देगा। यानी कि यहाँ से ट्रायल कोर्ट किस वापस कर रहा था ए को प्रॉपर्टी, अब ए क्या करेगा, न्यायालय को वापस कर देगा वो प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये बंद पत्र के साथ निष्पादित किया जाएगा, चाहे प्रतिभूओं सहित हो या रहित हो। यानी कि आप श्योरिटी के साथ भी ले सकते हैं बंद पत्र या विदाउट श्योरिटी भी बंद पत्र निष्पादित करवा सकते हैं।
आगे बात समझ में। ये है आपका सब सेक्शन नंबर 2। सब सेक्शन 3 क्या कहता है कि उपधारा 1 के अधीन स्वयं आदेश करने के बदले, यानी कि जो ऊपर परिधान करने का या फिर नष्ट करने का जो आदेश किया जा रहा था, तो वहाँ पे मान लीजिए सेशन न्यायालय के समक्ष कोई प्रॉपर्टी है, तो सेशन न्यायालय क्या करेगा कि हो सकता है कि इस जो संपत्ति है उसके समक्ष पेश की गई है उसको मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को परिदत्त कर दे, या सीजीएम को भेज दे, और सीजीएम को क्या बोलेगा कि भाई आप क्या करो, आप इसमें आगे की प्रोसीडिंग करो। और तो उन जो प्रोसीडिंग कौन सी अपनाएगा, सेक्शन नंबर 503, 504 और 505 के तहत जो प्रावधान किए गए हैं उसका यूज करते हुए आगे की प्रोसीडिंग कौन करेगा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे कहता है सब सेक्शन नंबर 4, उपधारा 1 के आदेश 2 मास तक या फिर जब अपील की गई है तो अपील के निपटारा तक कार्यान्वित नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, जो ऑर्डर पास किया कि उसको प्रॉपर्टी को वापस करने का, नष्ट करने का, जो भी है, वो अगर जिस दिन यहाँ पे ऑर्डर किया जाता है उस तारीख से 2 महीने तक उस ऑर्डर का क्रियान्वयन नहीं किया जाएगा, एग्जीक्यूशन नहीं किया जाएगा। या फिर अगर मान लीजिए उस ऑर्डर की अपील की गई है तो अपील का निपटारा जब तक नहीं हो जाता तब तक के लिए उसका एग्जीक्यूशन कार्यान्वित नहीं किया जाएगा, सिवाय 2 कंडीशन है। 2 कंडीशन कब कौन सी है कि जब यहाँ पे क्रियान्वित किया जा सकता है, एग्जीक्यूट किया जा सकता है ऐसे ऑर्डर को जब संपत्ति पशुधन हो, ठीक है, लाइव स्टॉक, या फिर शीघ्रतः प्रकृति से क्षयशील हो, यानी जल्दी खराब होने वाली चीज़ें हों, जल्दी सड़ जाने वाली चीज़ें हों, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पर ये 2 महीने का इंतजार नहीं किया जाएगा, इसको सेल कर दिया जाएगा या फिर नष्ट कर दिया, जो भी चीज़ें हैं उसका कार्यान्वयन फिर कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है सब सेक्शन सेक्शन नंबर 499 जो सेक्शन 453 हुआ करता था हमारे सीआरपीसी में। यहाँ पे कहता है कि अभियुक्त के पास मिले धन का निर्दोष क्रेता को संदाय। अब इसका मतलब क्या होता है कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे ए नाम का व्यक्ति है, इसको पकड़ा गया, और इसको किस चीज़ के लिए पकड़ा गया कि इसने चोरी की होगी या फिर इसके पास चुराई हुई संपत्ति पाई गई, कि इसने चुराई हुई संपत्ति रखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब जो चुराई हुई संपत्ति अब इसको सजा हो गई ए को, ठीक है। जब ए को सजा हो जाती है तो जो चुराई हुई संपत्ति थी उसका कोई हकदार व्यक्ति होगा, ठीक है। और मान लीजिए इसने जो चुराई हुई संपत्ति थी ये सी नाम के व्यक्ति को बेच दिया, ठीक है। अब सी की प्रॉपर्टी तो है नहीं, वो प्रॉपर्टी किसकी थी, बी की थी, तो बी की प्रॉपर्टी ए ने चुराया, चोरी के लिए ए को सजा हो गई, ठीक है। और ए ने जब बताया कि मैंने प्रॉपर्टी सी को बेच दिया तो क्या हो गया, यहाँ पे सी को एक क्रेता हो गया, विक्रेता कौन हो गया, ए हो गया, और ए क्या कौन हो गया, ये चोर हो गया, उसके लिए 2 सिद्धि होगी। अब जब यहाँ पे ए को पकड़ा गया था तो हो सकता है कि ए के पास कुछ धन मिले हों, कुछ पैसे रुपए मिले हों, जो सी को बेचा था तो सी ने तो पैसे दिए होंगे, तो क्या किया जाएगा, वो पैसे सी को वापस किए जाएंगे, और जो ओरिजिनल ऑनर है उस प्रॉपर्टी का यानी बी, इसको उस प्रॉपर्टी को वापस कर दिया जाएगा। बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 500। यहाँ पे धारा 498 और धारा 499 के अधीन आदेशों के विरुद्ध अपील की बात करता है। तो जहाँ जनरली अपील होती है वहाँ पे, जैसे सीजीएम की अपील जहाँ होती है इसके ऊपरी कोर्ट में, वहाँ पे उस तरीके से अपील होगी, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे अपील होती है जनरली, जो अपील के प्रावधान पढ़े हैं वह उस तरीके से अपील की जाएगी। और एक चीज़ और इसमें बताया गया है कि जब अपील की जाती है, धारा 498-99 की अपील की जाती है ना, तो उसके पहले के जो आदेश हैं उसको रोक दिया जाएगा, कार्यान्वयन रोक दिया जाएगा जब तक अपील का निपटारा नहीं हो जाता। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 501 यानी 501। इसमें क्या कहता है, अपमान लेखी और अन्य सामग्री का नष्ट किया जाना, यानी कि ऐसी सामग्री यहाँ पे जब्त की गई है जो अपमान वाली है, यानी कि मानहानि से संबंधित है,
किसी के मानहानि से संबंधित यहाँ पे कुछ लेख प्रकाशित किए गए थे, उसको जब्त किया गया था, ठीक है, या अन्य कोई अश्लील सामग्री थी उसको यहाँ पे जब्त किया गया था, तो उसको नष्ट करने की बात करता है। तो यहाँ पे कहता है कि अगर बीएनएस की धारा 294, 295, 356, 3(4) के अधीन दोषसिद्धि पर न्यायालय उस चीज की सब प्रतियों की जिसके बारे में दोषसिद्धि हुई है और न्यायालय की अवरक्षा में है या सिद्ध दोष व्यक्ति के कब्जे शक्ति में है, यानी कि जिसको दोष सिद्ध किया गया है उक्त धाराओं में, यानी धारा 294, धारा 295 और या फिर धारा 356, 3 और 4, इसके अधीन अगर मान लीजिए जो जब्ती बनी थी जो सब प्रतियों की, हो सकता है कि न्यायालय की अवरक्षा में हो तो न्यायालय की अवरक्षा वाली, या फिर जिसको सिद्ध दोष हुआ है, जिसको दंडित किया जा रहा है उसके कब्जे में है, तो उसको नष्ट करने के लिए यहाँ पे आदेश किया जा सकता है। न्यायालय या मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, आदेश कर सकता है। उसके बाद आता है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 क्या बात करता है कि जो आपके धारा 274 से 277 के अधीन दोषित खाद्य या पेय या औषधि उसको नष्ट करने की बात करता है, यानी कि हो सकता है कुछ मिश्रण वाले खाने हों, यानी कि मिलावट वाले खाने हो, मिलावट वाली कुछ दवाइयाँ हों, उसको जब्त किया गया हो तो उसको नष्ट करने का आदेश दिया जा सकता है। ये धारा 501 बताता है। उसके बाद आता है धारा 502। 502 क्या बात करता है, स्थावर संपत्ति के बारे में। अगर जैसे मान लीजिए ए है, ठीक, पहले इसको पढ़ लेते हैं उसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं। जब आपराधिक बल प्रयोग या फिर बल प्रदर्शन या आपराधिक अभित्रास द्वारा किसी व्यक्ति को स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किया जाता है तो उस अपराध को करने वाले व्यक्ति को दोषसिद्धि के पश्चात बेदखल किए गए व्यक्ति को उसका कब्जा देने का आदेश दे सकता है। मान लीजिए ए ने क्या किया, बी को धमकाया, डराया और आपराधिक बल का प्रदर्शन किया, ठीक है। उसके बाद जो बी है, बी की प्रॉपर्टी से इसको डिस्पोजेस कर दिया, यानी कि इसके बी के जो कब्जे में प्रॉपर्टी थी इसको वहाँ से हटा दिया। अब यहाँ पे ए के ऊपर क्या केस चल रहा है, क्रिमिनल केस चल रहा है, धमकाने का, आपराधिक अभित्रास का मान लीजिए चल रहा है। जब यहाँ पे इसको दोषसिद्ध किया जाता है ए को, तो दोषसिद्ध करने के पश्चात अब यहाँ पे न्यायालय को अगर प्रतीत होता है कि इसके धमकाने की वजह से कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस हो गया है, यानी बेकब्जा हो गया है, तो उसको कब्जा देने का आदेश कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और कहता है कि जो आदेश होगा कि दोषसिद्धि की तारीख से 1 मास के पश्चात नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो कब्जा देने की बात करता है 1 महीने से बाद का नहीं होगा, 1 महीने के पश्चात का, ठीक है। ये आपका धारा 502 हो गया। उसके बाद आता है धारा 503। धारा 503 क्या बात करता है कि संपत्ति के अभिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया। अब संपत्ति जो है पुलिस के द्वारा अभिग्रहित कर ली जाती है, मान लीजिए, ठीक है, तो उसको छुड़ाने का आदेश यहाँ पे एक आवेदन किया जाएगा। पहले सबसेक्शन क्या कहता है, जब कभी पुलिस द्वारा किसी संपत्ति के अभिग्रहण की रिपोर्ट, यानी कि जब भी पुलिस क्या करती है, जब्ती बनाती है, ठीक है, जब जब्ती बनाती है तो उसकी एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को करती है, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट को करती है। तो यहाँ पे जब जांच या विचारण के दौरान संपत्ति दंड न्यायालय में पेश नहीं की जाती, ठीक है, यहाँ पे रिपोर्ट की गई मजिस्ट्रेट को, लेकिन दंड न्यायालय के समक्ष उस संपत्ति को पेश नहीं किया गया, तो फिर उसका जो हकदार होगा, कब्जे का हकदार व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा, वो एक आवेदन करेगा और आवेदन करने पर यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट है वो प्रदान करने का, यानी डिलीवर करने का उस प्रॉपर्टी को आदेश कर सकता है। बट यहाँ पे दूसरा सबसेक्शन क्या कहता है कि जिस संपत्ति को यहाँ पे जब्त किया गया है उस संपत्ति का जो हकदार व्यक्ति है वो अज्ञात है, यानी कि कुछ पता ही नहीं है कि उसका कौन दावेदार है, तो क्या किया जाएगा, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, तो मजिस्ट्रेट एक उद्घोषणा जारी करवाएगा, किसके साथ, उस संपत्ति के विवरण के साथ, जो संपत्ति की जब्ती हुई है तो उसके विवरण के साथ एक उद्घोषणा जारी करवाया जाएगा, प्रोक्लेमेशन जारी करवाया जाएगा कि भाई और इसमें अपेक्षा की जाएगी, अपेक्षा क्या की जाएगी कि जिस तारीख को उद्घोषणा हो रही है उसके 6 महीने के भीतर जो भी उसका हकदार व्यक्ति हो वो क्या करे, अपना दावा सिद्ध करे। दावा सिद्ध हो जाता है तो उसको प्रॉपर्टी वो मिल जाएगी, डिलीवर हो जाएगी। बट यहाँ पे अगली जो सेक्शन है वो कहती है कि अगर मान लीजिए इस 6 महीने के भीतर अगर कोई भी दावेदार हाजिर नहीं होता है तो फिर क्या किया जाएगा,
तो यहाँ पे कहता है कि यदि कोई ऐसा दावेदार 6 महीने के भीतर हाजिर नहीं होता है तो जो संपत्ति है वो राज्य के बयान अधीन हो जाएगी और उसका विक्रय किया जा सकता है। ठीक है, तो उसका विक्रय कर दिया जाएगा, वो राज्य का आगम समझा जाएगा। उसके बाद धारा 505 कहता है कि बिनस्वर संपत्ति के बेचने की शक्ति, यानी कि ऐसी संपत्ति जिसका हकदार व्यक्ति क्या है, अज्ञात है और अनुपस्थित है। ठीक है, यानी कि ना तो पता है कि इसका मालिक कौन है, और हो सकता है अगर पता भी होगा तो वो अनुपस्थित है, वो उपस्थित नहीं हो रहा है अभी, उसको हो सकता है टाइम लग जाए। तो क्या किया जाएगा, और ऐसी संपत्ति शीघ्रता प्रकृति क्षयशील हो, यानी कि प्राकृतिक रूप से ऐसा हो, उसका नेचर ही ऐसा हो कि वो संपत्ति बहुत ही जल्दी क्षय हो जाती है, खराब हो जाती है। तो यहाँ पे अगर न्यायालय को लगता है कि इसका विक्रय करना उस स्वामी के फायदे के लिए, जो मालिक है उसके फायदे के लिए होगा, तो उसका क्या किया जाएगा, विक्रय करने का आदेश भी दिया जा सकता है। या फिर ऐसी प्रॉपर्टी जिसका मूल्य 10,000 रुपये से कम है तो उसका विक्रय का निर्देश दिया जा सकता है। यह आपका डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में कुछ प्रोविजन। आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया कि एक लाइक जरूर करिएगा। हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो उसको भी देखिएगा।